नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी में। आज की कहानी का शीर्षक है न्याय। जीवन बाबू रिटायरमेंट के बाद अपने घर पर रह रहे थे, लेकिन बेटे और बहू के रोज के झगड़े से परेशान होकर जीवन बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पाल कर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे, नहीं, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वह भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त दीनानाथ हैरान रह गया। उसके पास कुछ कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। जीवन बाबू ने केवल इतना ही कहा, मैं रोज रोज के झगड़े से परेशान आ गया हूँ और कुछ देर में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जब वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज की अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान जीवन बाबू आश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हालचाल बांटते, बातें करते, रोज सुबह सैर करते। धीरे धीरे जीवन बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम ज़्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के झगड़े से जीवन बाबू का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी साथ न दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक बार जीवन बाबू वृद्धाश्रम के आंगन में टहल रहे थे, तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। गाड़ी से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में गाड़ी से करीब 27 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस औरत ने वो बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बातें कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। जीवन बाबू की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी जीवन बाबू के साथ बड़ी एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई, फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। जीवन बाबू बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वो उस महिला को जानते हैं, लेकिन वो पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वो महिला कौन है। अक्सर जीवन बाबू देखते कि वो महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज़्यादा चेहरा छिपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वो महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी, तो जीवन बाबू इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया। जीवन बाबू को उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसीलिए मैं तुम्हें बुलवाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है?
अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था। बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद जीवन बाबू की नज़रें बार बार देवकी जी को ही ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वो अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया? जीवन बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि कुछ दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी वो आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वो माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसीलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वो बार बार अपने घर को याद कर रही है। सुबह से अपने कमरे में बैठे रोए जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। ये सब सुनकर जीवन बाबू का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर देवकी जी के साथ हुआ क्या। इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में देवकी जी के पास गए और जीवन बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर देवकी जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी जीवन बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालात में कैसे पहुंची? देवकी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। ये देखकर जीवन बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। मैं पूछता हूँ, क्या बुजुर्गों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मग्न जीवन बाबू वृद्धाश्रम के आंगन में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर किनारे से टकराया और वो गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर चोट लगी हो तो मैं भी अभी पट्टी कर देता। जीवन बाबू कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए जीवन बाबू आंगन में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब वो बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा मेहुल चिल्ला कर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगा कर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर से उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ जब जीवन बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते जीवन बाबू अभी अपने विचार में खोए ही हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र दीनानाथ जी आते हुए दिखाई दिए। दीनानाथ जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर जीवन बाबू बोले, क्या बात है दीनानाथ, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। दीनानाथ जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फोन आया था कि आज वो मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। दीनानाथ की बात सुनकर जीवन बाबू कुछ परेशान हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तभी दीनानाथ जी बोले, मैं तो इसी में खुश हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जीवन बाबू जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे, नहीं, ये किस्सा केवल मेरे साथ या देवकी जी के साथ ही नहीं है। यहाँ रहने वाले हर एक बुजुर्ग का कोई ना कोई कहानी है और कि सभी की जिंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता तब तक वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता।
लेकिन देखो, सभी लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को उठा लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। एक दिन वृद्धाश्रम का कर्मचारी उनके पास आया और कहा, जीवन बाबूजी, आपका बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। ये बात सुनकर जीवन जी हैरान हो गए। साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 7 वर्ष का पोता टीनू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी टांगों से चिपक गया। जीवन बाबू की आंखों से आंसू झलक पड़े। अब तक वे मन मार कर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में आया कि ये वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। वो पिताजी, दरअसल बात ये है कि आज टीनू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। टीनू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी जीवन बाबू बोले, देखो, मैं वो घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी जीवन बाबू बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तो मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला तुम लोगों के साथ। कितने स्वार्थी हो गए हो। जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीने से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी रहा हूँ या मर गया। इतना तो दूर फोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले क्यों गए। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, आज से यही मेरा घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए जीवन बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर ले जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर जीवन बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी माफ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है क्या? क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर जीवन बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी टीनू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर जीवन बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन टीनू ने कहा तो वे घर जाने को तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही टीनू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। टीनू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। जीवन बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु जीवन बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जब सरप्राइज मैं देने वाला हूँ, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
जब पार्टी खत्म हुई तो रात बहुत हो चुकी थी। उस समय जीवन बाबू जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी मालती की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटी से क्या पेट भरता है, 1 रोटी तो और ले लीजिए, मेरे कहने पर खा लीजिए। आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं मालती, मेरा पेट पूरा भर चुका है और कितना खिलाओगी। अपनी पत्नी को याद करते करते जीवन बाबू सोचने लगे कि एक मालती थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वो काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में गुम, पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आई तो बहू अंजू बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए अंजू के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना लें, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। जीवन बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वो भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बहू अंजू के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। जीवन बाबू ऐसा सोच के कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहां मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रह कर भी क्या करूँगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपनी मनपसंद का काम करता हूँ। किसी की चिक पिक चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। जीवन बाबू भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे, तभी जीवन बाबू की आवाज सुनकर रुक गए। जीवन बाबू ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंच गए। जीवन बाबू वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से देवकी जी को बुलवाने को कहते हैं। देवकी जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही जीवन बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है, और बहू अंजू को जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर देवकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई? और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का देवकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अंजू बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं भाभी से तुम्हारे बारे में कितने दिनों से पूछ रही थी। माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ है? तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटे की बात सुनकर देवकी जी बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे हैं। 1 महीना पहले ही मुझे वृद्धाश्रम छोड़ गए। लेकिन माँ, आप मुझे फोन करके बता सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की? इतना कहते हुए अंजू अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए देवकी जी ने उसे अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है।
तो कुल मिलाकर मेरी दोनों ही औलाद निकम्मी निकली। अब तो मुझे खुद को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर अंजू का सर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरी माँ के साथ भी हो सकता है। तभी देवकी जी बोली, बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ करने लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो अपने ससुर से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई अंजू अपने ससुर जी की ओर मुड़ और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी मेहुल ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। तो जीवन बाबू और देवकी जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया। हमें अब बहू बेटे के पास नहीं रहना है, हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने मनाने की लाख कोशिश की, परंतु जीवन जी और देवकी जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे जीवन में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर जीवन बाबू और देवकी जी अपने अपने कमरे में चले गए। आज अंजू और मेहुल के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही ही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से और माता पिता वृद्धाश्रम में है संतान की वजह से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। धन्यवाद।